वेलकम फ्रेंड, युक्ति है इसकी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं लूसेंट सीरीज का जो चल रहा है एमसीक्यू, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में आपको 11 टॉपिक नंबर 11 से लेकर 15 तक। आप लोग इससे पहले आप लोगों को हिस्ट्री का हो चुका है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का हो चुका है। आज इंडियन ज्योग्राफी का सेकेंड पार्ट होने वाला है। तो जो अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर सारे वीडियो अपलोड हैं। साथ ही लूसेंट बूस्टर के सेगमेंट में आप लोग ऐप पर और वेबसाइट दोनों जगह जाकर देख सकते हैं, वहाँ का पीडीएफ आप लोग मिल जाएगा। तो लूसेंट जो बुक है वो जो भी एग्ज़ाम दे रहे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, पीसीएस स्तर का हो या वन डे एग्ज़ाम जो होता है रेलवे एसएससी, जो केवल उसमें आप लोग को इससे जो प्रश्न पूछा जाता है उससे जो टैली करता है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। यह बहुत ही सागर्भित रूप से लिखा हुआ लूसेंट बुक है और बहुत से बच्चों के माइंड सेट में यह बैठा हुआ है कि जब तक इसे नहीं पढ़ेंगे तो मेरा पीटी क्लियर नहीं होगा। यह बहुत ही विषम परिस्थिति को जन्म देता है कि स्टूडेंट अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहे तो वो एग्ज़ाम में अंतिम परिणाम आने तक वो डर में लगा रहता है। इसी को समाप्त करने के उद्देश्य से युक्ति आईएएस एक लूसेंट बूस्टर सीरीज लेकर आया है, जिसका बहुत ही बेहतर रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो जो लास्ट सीरीज बच गया था वो आपको 10 तक हो चुका था, उसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं। आज हम लोग किन किन टॉपिक पर बात करेंगे, उससे संबंधित कौन से प्रश्न आप लोगों को एग्ज़ाम ओरिएंट हो सकता है, जो एग्ज़ाम तक कैरी करेगा वो प्रश्न, तो उस पर हम लोग आज टॉपिक देख लेते हैं। तो आज के टॉपिक में है भारत का उद्योग, भारत में परिवहन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाएं या बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं, इस रूप से भी आप लोग देखते हैं। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, यहाँ से आप लोगों को एक एक प्रश्न जरूर देखने को मिल सकता है एग्जाम में, तो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में आप लोग जान लीजिए, और उससे पहले आप लोग जो भी अभी जस्ट हमसे जुड़े हैं, नए नए अभी आप लोग नए लिसनर बन रहे हैं, तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और हमारे जो पुराने व्यूअर लिसनर हैं वो चैनल को शेयर भी कीजिए, सारे प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, हमारा कोऑपरेट कीजिए, ताकि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ों को लाने के लिए, आप लोग के सामने सर्व करने के लिए, ताकि कम सागर्भित जो नोट्स है, मटेरियल है, उसको आधार बना के आप कम पढ़ते हुए आप लोग अपना सिलेक्शन पीटी में कम से कम तो क्लियर करवा लें। उसके बाद मेंस पर हम लोग बात अलग करेंगे, फिर मिनट इंटरव्यू का बात अलग करेंगे। तो मेरे बारे में आप लोग जान सकते हैं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ या ग्रेजुएशन किया हूँ हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन से। 6 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह पढ़ाने का। साथ ही साथ 3 टाइम मैंने इंटरव्यू फेस किया है, तो मैं पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू के उन आयामों को बेहतर तरीके से आप लोगों को समझा सकता हूँ, समझ सकता हूँ। और जो स्टूडेंट का एक जो प्रॉब्लम होता है, नॉर्मल प्रॉब्लम, नॉर्मल फेनोमिना जो होता है, एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है, वो कैसे उसको अंतिम समय में समाप्त किया जाए, तो उन सब चीज़ों पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही ऑप्शनल जब सब्जेक्ट होगा मेंस का, तो मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन में मेरे द्वारा लिया जाएगा। साथ में जीएस के पेपर में आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री मेरे द्वारा, पॉलिटी, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप और करंट अफेयर्स के जो टॉपिक होते हैं मेंस में, वो मेरे द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मुझे 10,000 से अधिक क्वेश्चन एक्सपीरियंस प्राप्त है यूपीएससी और पीसीएस स्तर के प्रश्न, ओरिजिनल प्रश्नों को, कंटेंट को क्रिएट करने का। तो ये अलग एक्सपीरियंस है जो आपको विभिन्न माध्यमों से बुक जो अभी मार्केट में आ रहा है, अवेलेबल हो रहा है, उसमें मेरे बुक्स क्वेश्चन क्रिएट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे ही मेरा जो एक क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, आप लोगों को क्वेश्चन का स्टैंडर्ड से ही समझ में आएगा कि क्वेश्चन किनका है। तो इन सब चीज़ों को जो पुराने स्टूडेंट हैं इनसे भली भांति हो गया है। मैं किन आधारों पर आप लोग के साथ जुड़ा हूँ, युक्ति आई से जुड़ने का बहुत सा माध्यम है। तो सबसे पहले आप लोग ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से। तो इस प्रकार का लोगो आप लोग को देखने को मिलेगा, तो इस लोगो के आधार पर आप लोग देख सकते हैं, और वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.yuktiais.in। तो दोनों आधार पर आप अगर यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले आपको टेस्ट अवेलेबल होगा यूपीएससी स्टेट पीसीएस का, पीटी प्लस मेंस, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, आरपीएस और यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, और भी बहुत से पीसीएस का अपडेट हो रहा, अपग्रेडेशन होगा जल्द से जल्द। और ऑल गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी आप लोग को यहाँ टेस्ट दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के एस्पिरेंट, जिसमें
ऑल गवर्नमेंट का पैकेज आप लोग लेते हैं तो 399 में आप लोगों को 2000 पैकेज आप लोग को अवेलेबल कराया गया है। और साथ ही एसएससी बूस्टर केवल लेते हैं तो 199 में आप लोगों को 500 टेस्ट अवेलेबल है। बैंकिंग में भी इसी प्रकार 199 में 500 है। रेलवे में भी इसी प्रकार 199 में 500 टेस्ट अवेलेबल है। और इसी तरह बहुत से एग्ज़ाम आप लोग यहाँ पर अपने मोबाइल पर अपने वेबसाइट पर दे सकते हैं। अपने मोबाइल को आधार बना के जो एग्ज़ाम में जो प्रश्न कैरी करेगा वो प्रश्नों को यहाँ शामिल किया गया है। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस बार कोड को स्कैन कीजिए, गूगल स्कैनर होता है आपके मोबाइल में, किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल या ओएस में होता है, तो आप इसमें आप यहाँ से स्कैन करते ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जहाँ मेगा क्विज चल रहा है 10,000 प्रश्नों का। याद रखिएगा 10,000 प्रश्नों का एक सीरीज चल रहा है। उस सीरीज को कमलेश सर के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, तो आप लोग जाके ज़रूर उसमें टेस्ट दीजिए और अपने एग्ज़ाम को और भी पुख्ता, अपने रिजल्ट को और भी पुख्ता कीजिए, ताकि आप लोग किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न लेके एग्ज़ाम हॉल में ना जाए। आपका जैसे ही प्रश्न देखने को मिले आप लोग हंसी खुशी होकर आंसर दीजिए। तो हमारा टैगलाइन क्या है? अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग। तो देखिए अभी हम लोग लूसेंट बूस्टर पर बात कर रहे हैं। तो लूसेंट बूस्टर में बहुत सी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं जिसमें जीएस का पार्ट है, लूसेंट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। उसी को ध्यान में रख के हम लोग क्या किए हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के एस्पेरेंट को 600 से अधिक प्रश्नों का एक संग्रह आप लोग सीरीज चलाए हैं इसके लूसेंट बूस्टर के नाम से, लूसेंट बूस्टर एमसीक्यू, जिसमें आपको मात्र आप लोग को 199 में क्या मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, वीडियो एनालिसिस मिलेगा और ऐप पर आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। ऐप या वेबसाइट दोनों जगह आप लोग देख सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम होगा, ध्यान रखिएगा दोनों मीडियम में आप लोगों को अवेलेबल होगा। जो एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूँ उसी का फॉर्मेट आप लोगों को टेस्ट भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा। तो इतने कम रुपये में आप लोगों को जो सर्विस दिया जा रहा है वो आप लोगों को एक अलग एक्सपीरियंस देगा। यहाँ पर ज़्यादा फ़ी के झंझटों में नहीं रहिए। आप लोग को उतना ही लिया जा रहा है जितना हमारा मेंटेनेंस चार्ज जो सॉफ्टवेयर का होता है और टेक्निकल टीम की होती है, उसी के आधार पर सब फीयों का संग्रह किया गया है। तो चैनल को आगे बढ़ाते रहिए आप लोग। प्रश्न आता है वैसे ही आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए, एक्टिव मोड में रहिए। अगर इन प्रश्नों को आप बेहतर तरीके से दे लेते हैं तो आप लोग जो एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तो उसके लिए आप लोग को कोई अंडर प्रेशर आप लोग वर्क नहीं करिएगा। तो इसी को ध्यान में रख के हम लोग प्रश्नों का संग्रह इस रूप से लेकर आए हैं जो हम लोग के लिए उपयोगी है। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, सेकंड पेन सेलेक्ट कर लूँ तब तक आप लोग ABCD में आंसर दे सकते हैं। अलंकेश्वर में प्रथम कुएं की खुदाई निम्नलिखित में से कब की गई थी? यह ध्यान रखने योग्य है। यह प्राकृतिक तेल का खदान है तो यह तेल कुआं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आपको बार बार देखने को मिलता है इस टॉपिक से। तो कब की गई थी? पहला ऑप्शन देखते हैं, वर्ष 1960 में, 62 में, 65 में, 68 में। तो देखिए कब हुआ था, तो प्रश्न आपको इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1960 में प्रथम खुदाई किया गया था और इसका नाम रखा गया था वसुधारा। तो याद रखिएगा ये सब प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। गुजरात में यह स्थित है। सबसे पहले तो प्रश्न आपको यहाँ से पूछ सकता है। तो अंकलेश्वर में प्रथम पेट्रोलियम के कुएं की खुदाई वर्ष 1960 में की गई थी। इसका नाम क्या रखा गया था? वसुधारा। भारत में प्रथम तेल की कुआं खुदाई वर्ष 1867, याद रखिएगा 1867 में कहाँ किया गया था? असम के मकान, याद रखिएगा मकान नहीं, मकान में किया गया था, मकान में किया गया था। जबकि विश्व का प्रथम पहला तेल कुआं की खुदाई वर्ष 1859 में कहाँ किया गया था? अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में, न कि अरब क्षेत्र में। याद रखिएगा, नहीं तो आप लोग मार के मत आ जाइएगा। अरब का कोई कंट्री का जगह दिया रहेगा, कोई स्टेट या तो कोई शहर का नाम दिया है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा कि अरब अभी सॉवरेंट है तेलों में तो वहीं पर पहला खुदाई हुआ। नहीं, ये पेंसिल्वेनिया में 1859 में ही हो गया था इसका प्रथम खुदाई। अरब तो हम लोग जब उन दौरों में पहुँचे जब विकास वहाँ दौर पहुँचा तो जाके वहाँ पर आप लोगों को अरब में तेल की खदान जब स्टार्ट हुआ था। चलिए और नोट याद रखना आप लोग को, क्या मुंबई हाईवे, मुंबई हाईवे भी कहा जाता है इसे, जो महाराष्ट्र में है। वर्ष 1973 में इसमें खोज की गई थी। जहां तेल का उत्पादन कब से? ONGC द्वारा वर्ष 1976 में की गई। खंबात की खाड़ी में तेल
तेल निकालने वाली प्लेटफॉर्म का नाम सागर सम्राट है। जहां ये इसे कहां से लाया गया था, ये भी आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है। यह जापान से पोर्ट किया गया था, जापान से मंगा के यहाँ पर तेल निकालने की जो खंबात की खाड़ी है, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में खंबात की खाड़ी जो है, देखते हैं मैप आप लोग ऐसे देखते होंगे इंडिया का, यहाँ पर है खंबात की खाड़ी। तो इन्हीं से लेकर आप लोगों को ये सब चीज़ें ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न आपको पूछ सकता है। असम डिगबोई, सुरमा घाटी, गुजरात खंबात अंकलेश्वर और महाराष्ट्र बम्बे हाई में महत्वपूर्ण प्राकृतिक तेल की खादन हम लोग को तेल का वहाँ पर प्लेटफॉर्म है, जहाँ से भारत ओएनजीसी के माध्यम से अपनी प्राकृतिक तेल का उत्पादन करता है। खनिज तेल, भारत में खनिज तेल का भंडार कहाँ है, कहाँ होता है? अवसादी चट्टानों में। यह आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है, किन चट्टानों में आप लोगों को प्राकृतिक तेल प्राप्त किया जाता है? तो कहाँ से किया जाता है? खनिज तेल का भंडार कहाँ होता है अधिकतर? अवसादी चट्टानों में। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। तब साथ ही साथ आप लोग को एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब यह अभी यूक्रेन और रूस का विवाद चल रहा है, जिसमें तेल के दामों में वृद्धि हुई है, तो इसके संदर्भ में ही ये आप लोग को प्रश्न टॉपिक आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, SPR, उसके संदर्भ में भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना बन जाती है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। बस कुछ चीज़ें मैं यहाँ इंक्लूड कर दिया हूँ, तो इसे समझ लेना है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा जो कार्यक्रम है, इंटरनेशनल एनर्जी प्रोग्राम जो है, के समझौते के अनुसार क्या है? कम से कम 90 दिनों के लिए शुद्ध तेल आयात के बराबर आपातकालीन तेल स्टॉक रखना अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी प्रत्येक सदस्य के लिए दायित्व है। देखिए कितने दिनों के लिए, यह आप लोग को सबसे पहले प्रश्न पूछेगा। आपातकालीन रिजर्व जो है प्राकृतिक तेल का, तो वो कितने दिनों का है? 90 दिनों का है। अब भारत में जो है सामरिक सुविधा के साथ क्या करता है, भारत रिफाइनरी 65 दिनों के लिए कच्चे तेल भंडार औद्योगिक स्टॉक की सुविधा बनाए रखता है। 65 दिन प्लस 25 दिन वो ऐड करता है, याद रखिएगा। 65 दिन प्लस 25 दिन वो ऐड करता रहता है, जिसमें SP1 SP2 इस तरह के प्रोग्राम चला रहा है इंडिया, और इस प्रकार वो 90 दिनों का कोटा पूरा करता है। तो याद रखना है 65 दिन का वो तो रिजर्व रखता है, प्लस 25 दिन को वो बनाए रखता है स्टैंडर्ड को। तो यह ध्यान रखना है, इस रूप से भी प्रश्न पूछ सकता है। और यह कौन करता है? यह भारत के सामरिक तेल भंडारों का प्रबंधन सरकारी कंपनी है, एक इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, इसे याद रखिएगा ISPRL, इसके द्वारा किया जाता है। तो ये भी आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2004 में इसकी स्थापना की। ध्यान रखिएगा, हम लोग ये नवीन कॉन्सेप्ट है। और इसका मालिकाना हक किस पर होता है? इंडियन ऑयल का संपूर्ण मालिकाना हक वाली सहयोगी कंपनी के रूप में कार्य करती है। तो इस पर कौन कार्य, इस पर मालिकाना इस लिमिटेड पर किस पर है? यह इंडियन ऑयल का, याद रखिएगा। IO है इंडियन ऑयल उसका इस पर आप लोगों को रिजर्व है। तो याद रखना है, ये सब 2 3 4 पॉइंट आप लोगों को प्रश्न में पूछ सकता है। 90 दिन पूछ सकता है, 90 दिन, 65 दिन, या तो प्लस 25 दिन, SP1 SPR1 और SPR2 के रूप में, या 65 दिन है या 25 दिन है। तो इस रूप से मेंटेन करता है, यह ध्यान रखना है। और हमारे पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है, ये बिग जो बूस्ट है ऑफ इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी। तो उसमें देखिए क्या है, एग्जैक्टिंग जो क्रूड ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी है, कहाँ कहाँ है? विशाखापट्टनम, देखिए विशाखापट्टनम यहाँ है आंध्र प्रदेश में। तो यह आप लोगों को याद रखना है। यह कहाँ है आप लोगों को? आंध्र प्रदेश में। 1.33 मीट्रिक में जो टन होता है, जो आप लोग को यहाँ MMT यहाँ पर उपलब्ध है। 1.5 मंगलूर में है, याद रखिएगा। मंगलूर आप लोगों को कर्नाटका में है, 1.5, और 2.5 पदूर कर्नाटका में ही है। तो आप लोग को ध्यान रखना है सबसे अधिक अभी कहाँ पर है, ये भी आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है। तो ये प्रश्न आप लोग को ध्यान रखना। अपकमिंग ऑयल जो स्टोरेज कैपेसिटी, उस पर कार्य हो रहा है SPM2 के तहत। या इसमें कहाँ पर 4 मीट्रिक जो MMT है, वो आप चिकमंगलूर उड़ीसा में रहेगा। यहाँ पर देखिए चंडी क्लोर जो आप लोग उड़ीसा में है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आप लोग को स्टोरेज यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डअप किया जा रहा है। 2.5 मीट्रिक पदूर कर्नाटका में ही डबल यहाँ पर स्टार्ट करने वाला है। तो 2 संयंत्र नया स्टार्टिंग फेज में है, वो जल्द ही बन के कम्प्लीट हो जाएगा। तो आप लोग सबसे ज़्यादा कहाँ क्षमता हो जाएगा? 4.2। इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? एनर्जी कंट्रोल को रखना आपातकालीन स्थिति में। और GOI हैज़ सेट अप
5.33 MMT of स्टोरेज क्रूड ऑयल एंड द एस्पेन फेज 1 फ्लोइंग 3 लोकेशन। और फेज 2 जो है कितना है आप लोगों को, ये 2 लोकेशन है। इसी प्रकार देखिए फेज 2 में 6.5 MMT है। तो ये प्रकार आप लोग प्रश्न पूछ सकता है। देखिए इतना ही आप लोग को याद रखना है। एग्जाम ओरिएंट जो एग्जाम में भी जो अपडेट डाटा हालिया जो युद्ध हुआ उसके कारण जो तेल संकट हुआ है, तो आप लोग को ये प्रश्न पूछ सकता है मांग क्या इन स्ट्रेटेजिक तेलों को हम अभी जो दाम बढ़ा उससे कम करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा नंबर प्रश्न। आप लोग को याद रखना है यहाँ से प्रश्न का ऑप्शन जैसे ही आप लोग को प्रश्न दिखे उसका आंसर एक्टिव मोड में आप लोग दीजिए। चैनल को शेयर कीजिए, सभी फॉर्मेट पर रेफर कीजिए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, जितने भी ग्रुप अपने मित्र हैं आप लोग वहाँ पर आप लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम लोग और भी बेहतर तरीके से आप लोग के सामने आ सके। तो लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक भंडार भारत के किस राज्य में? झारखंड में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में। देखिए सभी जगह कोयला पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो कोयला सभी जगह पाया जाता है, कहीं अधिक कहीं कम, पर मात्रा में सभी जगह पाया जाता है। पर कोयला का 4 प्रकार महत्वपूर्ण है, जिसमें से लिग्नाइट प्रकार का जो कोयला वो कहाँ पाया जाता है। तो यह प्रश्न है, यह इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, तमिलनाडु में इसका सर्वाधिक भंडार है। यह प्रश्न के रूप में आप लोग को देखने को मिल सकता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु के नेवली क्षेत्र में, याद रखिएगा नेवली क्षेत्र। आप लोग से प्रश्न ये भी कर सकता है। इसके अलावा असम के मकाऊ, असम अगर रहता तो असम भी सही होता। तो ध्यान रखिएगा असम के मकाऊ, राजस्थान के पलना में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। तो राजस्थान, असम, तमिलनाडु 3 जगह लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। कोयला कार्बन की मात्रा देखिए बहुत सी जगह आप लोगों को ये जो जिन जिन क्षेत्रों में कोयला की मात्रा पाई जाती है उसमें विभिन्न स्तरों पर कार्बन की मात्रा भी पाई गई है। जैसे एंथ्रासाइड बहुत जगह आप लोगों को 85 से 96 तक देता है कार्बन की मात्रा, पर वो औसत की यहाँ बात की गई। औसत में कम से कम इतना तो जरूर होगा तो ही जाके एंथ्रासाइड का यह प्रकार होगा, बिटुमिनस का यह होगा, लिग्नाइट का यह, पीट कोयला कहीं आपको 45 से भी 55 या 60 तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा पीट कोयले के प्रकार में। तो सबसे कोयले का ध्यान रखना, सबसे कोयले का न्यूनतम जो स्तर है, न्यूनतम जो प्रकार है वो पीट कोयला, उसके बाद लिग्नाइट है, बिटुमिनस है। प्रश्न यह आप लोग सब पूछ सकता है कि सर्वाधिक मात्रा में कार्बन का प्रकार किस कोयले में है, एंथ्रासाइड में, बिटुमिनस में या लिग्नाइट में। तो आप लोगों को 85% से अधिक कम से कम रहता है तो उसे एंथ्रासाइड कोयला के नाम दिया जाता है। बिटुमिनस, लिग्नाइट, बिटुमिनस में 70 से 85 औसत के रूप में और लिग्नाइट में 65 से 70 के आसपास कार्बन की मात्रा होगा। तो इसके प्रकार आप लोगों को कार्बन के रूप देखने को मिल जाता है। कुछ और भी चीज़ें याद रखनी है, जैसे क्या याद रखनी है, जैसे आप लोगों को 1200 मीटर से अधिकतम गहराई तक देश के कोयले के कुल संचित भूविज्ञानिक संसाधनों पर 319.02 बिलियन, याद रखिएगा, टन अनुमान। यह पीआईबी और आप लोगों को कोयला मंत्रालय है उसके डाटा से लिया गया है और यह डाटा अभी तक 2018 का अपडेट है। ध्यान रखिएगा 2018 का ही डाटा अपडेट किया है, इसी के लिए मैं उन्हीं डाटा को यहाँ पर शामिल किया हूँ। तो जब तक नया डाटा नहीं आ जाता है तो आप लोग इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं दीजिएगा। पेपर में बहुत सी चीज़ें लिखी रहती है, पर कोयला मंत्रालय और पीआईबी में 319.2 बिलियन टन का ही अनुमान लगाया है। तो यही आप लोग को राइट आंसर होगा। चीज़ें जब तक अपडेट नहीं हो जाती तब तक हम लोग कुछ उसको हेरफेर नहीं कर सकते। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम में सर्वाधिक कोयला भंडार है। आप लोग को यह कोयला मंत्रालय के वेबसाइट पर है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। कहीं जगह कुछ अंतर आप लोग को वेरी डाटा में देखने को मिल जाएगा। सर्वाधिक कोयला भंडार और उत्पादन अलग होता है, उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है ये आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है। और साथ में प्रायद्वीप भारत में पुराने गोंडवाना सेल समूह सर्वाधिक कोयला मिलता है भारत में। जो बेल्ट है इंडिया का, देखिए यहाँ से बेल्ट है, आप लोग को यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला का भंडारण जो गोंडवाना क्रम है यहाँ पर सबसे ज़्यादा, अर्थात झारखंड, उड़ीसा जो ये क्षेत्र है यहाँ पर सर्वाधिक देखने को मिलेगा। एमपी तक, छत्तीसगढ़ तक ये चला जाता है तो सबसे ज़्यादा झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलेगा ये सब चीज़ें। और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में तो गोंडवाना क्रम कहाँ है यह भी आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है। तो इन्हीं राज्यों में गोंडवाना क्रम है। और टर्सियल सेल के समूह भी कोयला संसाधन कुछ मात्रा में प्राप्त होता है। तो यह दोनों जगह प्रश्न यह भी कर सकता है कि किन
सेलों में कोयला का भंडारण है, तो यह गोंडवाना क्रम के सेलों में है और टर्शियर क्रम के सेलों में। तो प्रश्न इस रूप से भी देखने को मिल सकता है। चलिए तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। ऑप्शन आप लोग देते रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए। आप चैनल को शेयर करना मत रुकिए। हम लोग का जो टारगेट है 10,000 का, उसे जल्द से जल्द पूरा करने में हमारा सहयोग कीजिए, ताकि हम लोग और बेहतर तरीके से आप लोगों को चीज़ों को लेकर आएँ, स्मार्ट क्लासेज अपडेट कर सकें हम लोग। जब स्मार्ट क्लासेज जब आपके पास आ जाएगी हम लोग फॉर्मेट पर, तो आप लोग को न्यू एक्सपीरियंस आप लोग को देखने को मिलेगा। चलिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? कानपुर को, अहमदाबाद को, मुंबई को, कोयम्बटूर। इससे प्रश्न आपको बहुत बार पूछा गया। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आप लोग को मैं इसे एक्सप्लेनेशन आप लोग को दिया था संबंधित, जब विश्व का मैनचेस्टर जब बात हो रही थी, तो भारत का मैनचेस्टर कौन है, उत्तर भारत का कौन है, दक्षिण भारत का कौन है, पूर्व भारत का कौन है, सभी पर चर्चा किया गया था। तो आप लोग इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं। एक्टिव मोड के जो स्टूडेंट होंगे जरूर पता होगा। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कोयम्बटूर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत में अपने व्यापक वस्त्र उद्योगों के कारण कपास आवश्यक कोयम्बटूर कपास की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। ध्यान रखिएगा, जो कोयम्बटूर क्षेत्र है वहाँ पर कपास की व्यापक खेती की जाती है। तमिलनाडु में स्थिति क्या है? कोयम्बटूर के शहर दक्षिणी राज्य के तमिलनाडु में स्थित कपड़ा निर्माण सबसे बड़े केंद्रों के रूप में है। पश्चिम भारत में बताइए सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? इस पर मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया भी है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि पश्चिम भारत का सबसे ज़्यादा या भारत का सबसे ज़्यादा कहाँ पर कपड़ा निर्माण किया जाता है, इस शहर में। चलिए हम लोग बात करते हैं 2020-21 का डाटा आप लोगों को मैं अपडेट कर देता हूँ पीआईबी का, जिसमें आप लोगों को 8,10,934 मीट्रिक टन जैविक कपास का उत्पादन हुआ है, जबकि इसकी तुलना 19-20 का जो दौरान लगभग 33,05,712 मीट्रिक टन जैविक कपास की पैदावार हुई। 11 फरवरी 2022 का यह डाटा है पीआईबी का। तो अपडेट जो है यही है लास्ट अपडेट, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। लगभग जो 81 लाख जो मीट्रिक टन है, 8 लाख मीट्रिक टन जो है, इसे ध्यान रखना आप लोग को। इन सब चीज़ों को कवर कर लेना है। चलिए कुछ चीज़ें यहाँ पर भी आप लोग को देखने को मिलेगा। क्या यही डाटा है? कुछ देखिए यहाँ पर, अब पीआईबी से जब भी अपडेट किया जाता है तो कुछ एरर हो जाता है, इसलिए 16 से 21 के दौरान जैविक कपास के देखिए, तो डाटा यहाँ चेंज कर लीजिए। कहीं भी आप लोग पढ़े होंगे सबसे ज़्यादा कपास की खेती कहाँ हो रही है, उत्पादन कहाँ हो रहा है, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश इस पर पिछले कुछ वर्षों से पहले स्थान पर, जिसमें आप लोग को 2020-21 का डाटा में सबसे ज़्यादा यही हुआ है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। उसके बाद महाराष्ट्र है, तब गुजरात है। तो डाटा अपडेट कर लेना, इसलिए मैंने पूरे आंकड़े को यहाँ पर आप लोग को पीआईबी का जो आंकड़ा उसे यहाँ पर पुट कर दिया, ताकि आप लोग समझने में आसान हो, कन्फ्यूज़न ना हो। बहुत से बुक में आप लोग को डाटा गुजरात महाराष्ट्र के संदर्भ में देखने को मिल जाएगा, पर वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्यवार उत्पादन 2016 से 21 के दौरान रहा है, तो लगातार 5 वर्षों तक रहा है। तो इसे याद रखिएगा। इस दौरान आप लोगों को यह मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन करता है, जैविक कपास का। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा नंबर प्रश्न। आंसर दीजिए फटाफट, आप लोग आंसर दे सकते हैं। भारत में आधुनिक चीनी के उद्योग की शुरुआत कहाँ हुई? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। देखिए ये प्रश्न आप लोग को बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है, स्टैटिक्स पार्ट में देखने को मिलेगा, और ये सब प्रश्न किसी भी सूरत में गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो पीटी क्लियर करने का जो परसेंटाइल होगा वो घट जाता है, परसेंटेज घट जाएगा, और आप 1-2 नंबर से, बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 1-2 नंबर से बाहर हो जाते हैं, या तो वो उन्हीं क्वेश्चनों को गलत करके आते हैं जो जनरल वे में कोई स्टूडेंट गलत नहीं करता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको 4 का भी बिहार में किया गया था। तो देखिए इस रूप से आप लोगों को प्रश्न आप लोगों को पूछ सकता है। तो क्या है? आधुनिक चीनी का 1840 में किया गया था, बेतिया में सर्वप्रथम, और बिहार में प्रथम चीनी मिल की स्थापना की गई थी। अब बिहार में मोतिहारी, मंसूरी देखिए जगह नाम है एक, गोपालगंज, समस्तीपुर और दरभंगा में चीनी मिल स्थापित किया गया था। वर्तमान में बिहार में चीनी के सभी 28 चीनी मिलें हैं, जिसमें केवल 9 संचालित है। कितने अदूरदर्शिता, प्रशासनिक और राजनीतिक अदूरदर्शिता यहाँ देखने को मिल रही है।
बहुत से ऐसे चीनी मिल है जिनका अपग्रेड करके रेलवे को, जैसे बिहटा का एक चीनी मिल है जिसे अपग्रेड कर कर देखिए कितना डाटा का हेरा फेरी होता है। बिहटा का जो चीनी मिल है वो उसे अपग्रेड करके रेलवे को दे दिया गया है शिप यार्ड के रूप में। जो आप लोग हम लोग रेल मंत्रालय का जो शिप यार्ड होता है उसको दे दिया गया, पर अभी तक चीनी का जो मिल है इसका नामकरण होता है। तो इस रूप से भी देखिए अदूरदर्शिता किस प्रकार का प्रशासन का होता है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। देश में लगभग 50 लाख हेक्टेयर से गन्ने का उत्पादन होता है, यह पीआईबी का डाटा है, तो आप लोग इस सब चीज़ों को देख लेना है। इस वर्ष चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, इसके 3 करोड़ 10 लाख टन उत्पादन होने के अनुमान है 2020-21 का वर्ष के अनुमान के अनुसार यह। तो यह ध्यान रखना है आप लोग को, पीआईबी का डाटा है। साथ में टेलीग्राम जो यूट्यूब का जो चैनल है जो कम्युनिटी में है वहाँ पर बहुत सा कल अपडेट किया गया है, भारत ने निर्यात में कौन कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो आप लोग कम्युनिटी चैनल को जरूर जाकर अपडेट देखते रहिए, वहाँ पर बहुत से डाटा वहाँ पर अपडेट किया जाता है ताकि एग्ज़ाम में पीटी और जो यहाँ छूट जाए टेलीग्राम में छूट जाए, कम से कम कम्युनिटी में आप लोगों को मिल जाए। तो इन सब चीज़ों को आप लोग को कवर करते चलना है ताकि आप लोग एग्ज़ाम में पीटी किसी भी स्तर पर ना रुके। और महत्वपूर्ण डाटा वहाँ रहता है, 50 से 100 शब्द 200 शब्दों में वहाँ पर उसके संबंध में जानकारियाँ भी दी रहती है, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ों को यहाँ कवर कराया जाता है। देखिए यही आप लोगों को दिया गया वहाँ भी, बस यहाँ पर चीनी का यहाँ जो है इसे शामिल कर लिया, बाकी वहाँ गेहूँ का, चावल का और भी सेगमेंट का जो निर्यात है, कुल निर्यात है, सभी पर वहाँ पर चर्चा किया गया। तो इन सब चीज़ों को आप लोग को देख लेना है। जैसे चीनी के निर्यात में लगभग 34,500 करोड़ रुपये का नया रिकॉर्ड को छुआ है भारत। तो निर्यात सबसे ज़्यादा चीनी इस वर्ष किया गया। पिछले 5 वर्षों में चीनी निर्यात में 12 गुना की वृद्धि हुई है। तो आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है कितनी गुनी की वृद्धि आप लोग को पिछले 5 वर्षों में हुआ, तो ये प्रश्न आपको पूछ सकता है। 2017 से 18 हमने 7 LMT जो मुकाबले 2021-20 में यह आंकड़ा लगभग 75 LMT में पहुंच गया। तो देखिए कितना आंकड़ा में वृद्धि हुआ है, तो 12 गुना वृद्धि हुआ। तो ये सब आप लोग को प्रश्न देखने को मिल सकता है, और भी चीज़ें आप लोग को वहाँ पर मिलेगा, जाके आप लोग देख लीजिए कम्युनिटी चैनल में। तो यूट्यूब पर जब आप लोग खोलते हैं तो युक्ति IAS का जब यूट्यूब चैनल ओपन होगा उसके बाद प्ले लिस्ट देखिएगा, प्ले लिस्ट होगा, प्ले लिस्ट के जस्ट बगल में कम्युनिटी होगा और उसके बाद में चैनल होगा। ये कम्युनिटी के सेक्शन में आप लोग जाइएगा, यहाँ पर बहुत से अपडेट किए जाते हैं, तो इसे छोड़ना एकदम नहीं है। डेली आप लोग विजिट करके इसे ज़रूर देखिए ताकि बहुत सी चीज़ें आप लोगों को उन खाली टाइमों में भी कवर हो जाए जो आप लोग के जो आप लोग ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। कुछ नहीं करना है, बस जाके विजिट करके उस पिक्चर को देख लेना है, क्या है उसमें जो डाटा है उसे देख लेना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है कभी कभी। जूट का प्रथम कारखाना कोलकाता में किस वर्ष लगाया गया था? जूट का प्रथम कारखाना कहाँ है, यह भी आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है। तो ये सब प्रश्न जो स्टैटिक्स पार्ट में पूछा जाता है इंडियन ज्योग्राफी में, तो ये सब चीज़ें छूटनी चाहिए। देखिए कुछ ज्योग्राफी में कोई भारी भरकम क्वेश्चन प्रश्न नहीं होता है, वो नॉर्मल क्वेश्चन होता है जो आप सभी स्टूडेंट दे सकते हैं। 2-4 प्रश्नों को अगर छोड़ दिया जाए बाकी सारे प्रश्न आपको रिपीट या तो इस रूप से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वर्ष 1855, 56, 60 और 1862। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन आप लोग बता सकते हैं। तो 1855 में प्रथम जूट का कारखाना कहाँ किया गया था? कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे सोने का रेशा भी कहा जाता है जूट को। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये अपडेट आप लोगों को, ये सब चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। प्रश्न आपको पूछ सकता है सोने का रेशा किसे कहते हैं? तो जूट को ही कहते हैं। इसका प्रथम कारखाना कोलकाता के समीप कहाँ किया गया था? रिसारा। तो याद रखिएगा रिसारा में किया गया था। यह बार बार प्रश्न में देखने को मिलता है, सभी जगह में देखने को मिलता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1855 में की गई थी। कुछ अपडेट है जरूर याद रखिएगा। नोट क्या, सरकार ने जूट 2021-22 में 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2020 के जो वर्ष होता है जूट का, इसके दौरान पैकेजिंग में जूट में अनिवार्य उपयोग के लिए आरक्षण नियमों को मंजूरी दी है। जो जूट 2020-21 और 22 के लिए अनुमोदित आवश्यक पैकेज नियमों में खाद्यान्न की 100%, याद रखिएगा खाद्यान्न जो भी अब पैकेजिंग होगा उसमें 100%, और जो चीनी का जो पैकेज होगा उसमें लगभग 20% पैकिंग जूट के बैग के करने के लिए अनिवार्य कर दिया है। तो यह प्रश्न आपको इस बार जरूर देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, क्योंकि 30 जून 2022 और 1 जुलाई के बीच का यह जो आंकड़ा है आप लोग को इस वर्ष का ही है।
तो आप लोग यह प्रश्न देख सकते हैं, आप लोग को मिलेगा। अब जूट का उत्पादन जो होगा, जूट का जो पैकेजिंग होगा खाद्यान्न के, जैसे चावल, गेहूं और भी जैसे हम लोग लेके आते हैं, उसमें 100% खाद्यान्नों में जूट के बोरे का उपयोग किया जाएगा। और चीनी का जो बोरा प्लास्टिक का होता है उसमें 20% का पैकेजिंग अब इसी से होगा। जूट पैकेजिंग सामग्री में पैकेजिंग के आरक्षण देश में 2021 के दौरान लगभग 6.5% कच्चे जूट की खपत में वृद्धि हुई है। ये आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है। और गत वर्ष जो है हम लोग 97 देशों को जूट और जूट के बने उत्पादों को आयात किए, तो कितने देशों को? 97 देशों को। यह पीआईबी का डाटा है, ध्यान रखिएगा। लूसेंट से प्रश्न लिया जा रहा है, उससे संबंधित अपडेट जो है पीआईबी से किया जाता है। ये सब आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं कि डाटा यह सही है या नहीं है। याद रखिएगा, जूट के जो हम लोग जो निर्यात दूसरे देशों को भेजे हैं, जिसमें अमेरिका सभी देशों में सबसे ऊपर रहा, जो देश के कुल जूट निर्यात में उसने कीमत के संदर्भ में 30%, जबकि मात्रा के संदर्भ में 17% का आयात किया है अमेरिका ने। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि भारत ने कितना निर्यात किया है अमेरिका को, जो कुल कीमत के आधार पर कितना है? 30%। याद रखिएगा, कीमत जितना मूल्य का, मान लीजिए 100 रुपया का है, 100 रुपया का जूट निर्यात किया गया, 30 रुपया केवल अमेरिका को किया गया है, बाकी शेष 96 देशों को किया गया है। और नेक्स्ट है जो मात्रा के अनुपात में है, कुल जो मात्रा मान लीजिए 100 टन किया गया है, तो जिसमें आप लोगों को 17% अर्थात 17 टन केवल अमेरिका को दिया गया, बाकी 96 देशों को दिया गया है। इस प्रकार से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 6ठा नंबर प्रश्न है। देखिए, यह उत्तराखंड पीसीएस में भी प्रश्न पूछा गया था, इसलिए मैं बोलता हूं। और यह पेपर जो हम लोग का लूसेंट बूस्टर का सीरीज का जो क्वेश्चन है, वो आप लोग को 30 जो लास्ट मार्च था तब तक सारे क्वेश्चन जो है क्रिएट हो चुके थे। तो आप लोग को ध्यान देना है कि किन किन प्रश्नों को, कितने आसान प्रश्नों को प्रश्न पीसीएस पूछता है। बस अपडेट रहना है, आप लोग का प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। उसके स्टैटिक्स पार्ट, उसके करंट पार्ट और उसके जो अभी हम लोग मिसलिनियस रूप से उसको शामिल करके देखते रहना है। आप लोग को प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। युक्ति आप लोग को ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जो एग्ज़ाम ओरिएंट बातें कर रहा है, एग्ज़ाम ओरिएंट एक्सप्लेनेशन हो रहा है और टू दी पॉइंट रहता है। इधर से उधर की बातें नहीं करना है, बस इस टॉपिक से संबंधित चीज़ों को कवर कर लेना है। आपका प्रश्न अगर आ गया तो उससे बाहर एक भी प्रश्न का नहीं हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। तो यह फॉर्मेट आप लोग को पसंद आ रहा है तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक शेयर सभी करते रहिए और हमें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। तो जयपुर है, इंदौर है, कोची है, मंगलूर है। यह इंदौर में है 6ठा नंबर, जो एमपी है। देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में कौन नहीं जानता है? इतिहास जिसने पढ़ा है अहिल्याबाई होलकर के बारे में बहुत लोग जानते होंगे। जब इतिहास का सेगमेंट होगा वहाँ बात की जाएगी। बस इतना जान लीजिए, इनसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है भारत का जो एमपी के संदर्भ में होलकर भाई अहिल्याबाई होलकर को नहीं जानता हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर को मध्य प्रदेश में स्थित है। मई 2019 में, देखिए उत्तराखंड कितना पुराना आप लोगों को करंट पूछा था, 2019 में इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया था। इंदौर रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है। और नोट याद रखिएगा, नोट यहाँ पर कुछ है, जैसे सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति, जिसे PPPAC कहा जाता है, के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी को तहत परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए क्या किया है? भारतीय विमान प्राधिकरण जो है प्राधिकरण 6 हवाई अड्डों को यह सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दिया है। तो यह भी प्रश्न आप लोग को पूछ सकता है। कौन कौन से? अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, मंगलूर। अभी बहुत से ऐसे पीपी मोड पर हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि इस रूप से प्रश्न आप लोग को देखने को मिल सकता है। इसलिए ध्यान में रखना है, इन 6 हवाई अड्डों का नाम आप लोग को देखने को मिल जाए तो पीपी मोड पर है। ध्यान रखिएगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के अधीन लगभग 137 हवाई अड्डा है अभी वर्तमान में, जिसमें से केवल 21 ही फायदे में चल रहा था। तो उसमें जो हम लोग को जो अर्न हो रहा है वो पॉजिटिव में हो रहा है, बाकी नेगेटिव में या बराबर ही है। तो इसलिए पीपी मोड पर सुविधाओं को विकास किया जा रहा है, सुविधा अधिक से सुविधा देकर, क्योंकि प्राइवेट फंड का यह कॉन्सेप्ट होता है, सेवाएं अधिक दो तो उसका उसी अनुपात में मूल्य भी लो। तो ये याद रखिए
इसलिए इसी कॉन्सेप्ट पे निजीकरण गलत नहीं है। निजीकरण एक हद तक हो, सेवाओं तक सीमित रहे तो वो निजीकरण बेहतर है, क्योंकि उससे उन्नत जो सर्विस है डेवलप होता है, कंपटीशन हाई होता है, और अंधाधुंध निजीकरण भी खराब चीज़ें हैं। तो मैं निजीकरण के पूर्णतः निजीकरण के रूप में जो चीज़ें देखी जाती है उसके पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट है, पर जो चीज़ें सेवाओं के संदर्भ में अगर सर्व की जा रही है निजीकरण, तो बेहतर मॉडल है। पीपीपी मॉडल के पूर्णतः निजीकरण प्रक्रिया नहीं है, इसमें सार्वजनिक दायित्व भी रहता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट यही होता है, गलत आप लोग समझिएगा नहीं इसे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आजकल ज्ञानी लोग हो जाते हैं, पढ़े लिखे होते नहीं, पर सोशल मीडिया पर वही यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने रहते हैं कि पीपी मोड आया। तो भारत सरकार ने निजीकरण पीपी मोड बहुत दिनों से चला आ रहा है, प्राचीन काल से पीपी मोड आ रहा है, बस नाम आप लोग को अलग अलग तरीके से आ जाता है। जैसे हम लोग आप लोग को इसका जस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ, इसे आप लोग समझिएगा, बाकी चीज़ें हैं समझने के लिए, बाकी चीज़ें जो है उसे जब हम लोग मौर्य प्रशासन पढ़ते हैं तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता था। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट उसके प्रशासन से कार्य जुड़ा नहीं रहता था, पर रिपोर्ट हमेशा करता था, रिपोर्ट हमेशा कर। इसी तरह हम लोग साउथ में जाते हैं, साउथ में भी ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट डेवलप थे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में कार्य करता था, वो अलग स्वामित्व के रूप में कार्य करता था, पर वो रिपोर्ट हमेशा केंद्र को करता था। यही है पीपीपी मोड कि प्रशासन केंद्र जो होता है बहुत स्तर तक चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाता, या अपने अतिरिक्त बोझ को कम करने के लिए वो प्राइवेट लोगों को हायर करता है, उसे कुछ दायित्व दे देता है सीमित आधार पर। तो इस रूप से हम लोग देखने को मिलता है यह पीपीपी मोड। अगर आप लोग इस फॉर्मेट को समझ गए तो ये सब चीज़ों को समझ जाइएगा। बाकी चीज़ें यूनिवर्सिटी नहीं में प्रोफेसर नहीं बनना है, बाकी चीज़ें उसी ऑथेंटिसिटी के साथ पढ़ना है। चलिए 7वां नंबर प्रश्न है, किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र है? देखिए इसमें डाटा चेंज हुआ है इसलिए इसे शामिल किया गया है। तो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राजमार्गों की संख्या हुआ करती थी, पर पीआईबी ने डाटा हाल ही में रिलीज किया है, जो नए अपडेट हुए हैं उसमें आप लोगों को देख लेना है क्या महाराष्ट्र सबसे सर्वाधिक हो गया है। तो आप लोग को ये सब चीज़ें कवर कर लेना है। महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है अभी वर्तमान में। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र राज्य राजमार्ग कुल लंबाई कितनी हो गई? 1,77,000 नहीं 17,756 किलोमीटर यहाँ पर निर्माण हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 11,736 है किलोमीटर, राजस्थान में 9,988 किलोमीटर, अब बिहार में 5,030 है। तो यह नया अपडेट डाटा है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है, तो आप लोग इसे देख लेना है। नेक्स्ट आप लोग को याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ? 1988 के तहत हुआ है, एक्ट के तहत। तो ये कोई नया नहीं है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। इस देश में राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक्सपे मार्गों सहित कुल लंबाई कितनी है? तो 1,32,499। याद रखिएगा यह पीआईबी का डाटा है, इसे छोड़ना नहीं है, पीआईबी के डाटा को भी कवर करते रहना है। जो कुल मार्ग का जो है 1.7% है, कुल जो हमारे यहाँ मार्ग है उसका 1.7%, जबकि सड़क का 40% कुल सड़क का यातायात का यह वहन करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क जो 2020 और 23 से लगभग 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा, यह भी आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है। तो इन सब चीज़ों को समझ में रखना है ताकि आप लोग को अपडेट होते रहना है। तो 2022-23 का जो बजट आया था उसमें कितने का आंकड़ा रखा गया है, कितना नए एनएच का निर्माण का? तो 25,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, देखिए नेशनल हाईवे का नामकरण हुआ है, यह जब हुआ था उस समय में अपडेट किया था। बस यहाँ 2-3 चीज़ें आप लोग को याद में दिलाना चाहता हूँ। जैसे उत्तर दक्षिण गलियारा आप लोग को याद रखना है, कहाँ कहाँ से कहाँ शुरू होता है। गोल्डन कॉरिडोर आप लोग को याद रखना है, कहाँ कहाँ से आप लोग को जुड़ के जा रहा है गोल्डन कॉरिडोर। तो आप लोग इन सब चीज़ों को कवर कर लेना है, गोल्डन कॉरिडोर आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। गोल्डन कॉरिडोर आप लोग को याद रखना है इसे। और उसके बाद ईस्ट पूर्व जो पूर्व पश्चिम गलियारा उसे याद रखना है, किधर कैसे कैसे जा रहा है, याद रखना आप लोग को इन सब चीज़ों को, पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ तक जाया गया है। तो इन सब चीज़ों को कवर कर लेना, प्रश्न यहीं से पूछेगा, इन सब चीज़ों से बाहर नहीं रहता है, तो ये सब चीज़ें कवर कर लेनी। नेक्स्ट है 8वां नंबर प्रश्न क्या है?
8वां नंबर है, निम्नलिखित में से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई है? देखिए ध्यान रखिएगा आप, दूसरी और तीसरी से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, चौथी में भी बहुत से लोग संयंत्र की स्थापना की गई थी, तो इसे भी याद रखना है। हिंदुस्तान स्टील कॉर्पोरेशन जो स्टील लिमिटेड है दुर्गापुर उसका, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र विशाखापत्तनम, भलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका किसका स्थापना किया गया था? इसका स्थापना ऑप्शन बी विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र उसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। जैसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 और 61 के दौरान स्थापित संयंत्र कौन था? भिलाई था, राउरकेला था और दुर्गापुर। 1956, 59, 63 में था हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला उड़ीसा में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्रमशः किस 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 स्थापना पर हुआ था, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों को ये सब कवर कर लेना है। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकेंड। चलिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत कौन कौन से योजना संयंत्र का संयंत्र की स्थापना हुई थी? बोकारो स्टील प्लांट झारखंड 1964 में। और चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत कौन हुआ था? 1969-74 संयंत्र स्थापना सेलम, विशाखापट्टनम, विजयनगर इस्पात संयंत्र, बेलारी, विशाखापट्टनम, सेलम। आप लोग को याद रखना है, ये सब प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब थी? 65 से 66, 56 से 61। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब थी? एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान देखिए, ध्यान रखिए, ये सब प्रश्न आप लोग को पूछ सकता है, यह सब बार बार प्रश्न पूछता है। किसकी सहायता था? जैसे आप लोगों को सोवियत संघ पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से कौन सा था, सोवियत संघ से कौन था, या क्रमशः की बात की गई। 3 यहाँ है, तो 3 आप लोग को इस रूप से देख लेना है। छत्तीसगढ़ कौन है? सोवियत संघ से। हिंदुस्तान स्टील ऑफ राउरकेला किसकी है? पश्चिमी जर्मनी से। इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल सकता है, इन सब चीज़ों को कवर करते रहना, छोड़ना नहीं है। तो ये सब चीज़ आप लोग के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसी तरीके से तैयारी कीजिएगा, आप लोग को कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नौवां नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से देश के सबसे बड़ा जहाज निर्माण और मरम्मत का जो सबसे क्षमता वाले शिपयार्ड कहाँ है? विशाखापट्टनम, कोची, मुंबई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कोची में है। ध्यान रखिएगा, कोची आप लोग को प्रश्न देखने को मिल सकता है, यह केरल में स्थित है। तो क्या है? कोची शिपयार्ड लिमिटेड, कोची केरल भारत का सबसे बड़ा जहाज निर्माण संरक्षण सुविधा देता है। यह पोत कारखाना, मुख्य जहाज निर्माण और डिजाइन से संबंधित कार्य करता है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड राजनीतिक रूप से आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर है। देखिए, नामकरण सारे का दे दिया गया है, जैसे समुद्री तट कौन सा, नाम कौन है, यानी जगह का, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश किससे जुड़ा हुआ, किस समुद्री तट पर है। तो सबसे पहले मुंबई, महाराष्ट्र, अरब सागर, या अरब सागर पहले आ गया, इधर नीचे रखना चाहिए था, कोई बात नहीं है। पारादीप उड़ीसा बंगाल की खाड़ी, चेन्नई तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी, कांडला जो बंदरगाह या पोर्ट है गुजरात में कच्छ की खाड़ी में है, एनोर तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी में, तुतीकोरिन, इस अब BR हो गया इसका नाम, तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी में, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, हल्दिया पश्चिम बंगाल, कोलकाता, हुगली नदी याद रखिएगा, हुगली नदी के किनारे है, मरमू गोवा, गोवा अरब सागर में है, ननवा सेवा जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र अरब सागर में, कोचीन केरल अरब सागर, न्यू मंगलोर कर्नाटक अरब सागर। 13 महत्वपूर्ण बंदरगाह है, इसका नामकरण दे दिया गया, आप लोग इसे देख लीजिएगा पिक्चर में भी। और प्रश्न यहीं से पूछता है, जैसे कांडला, देखिए कांडला कहाँ है? गुजरात के मुक्त व्यापार से ज्वार, यहाँ ज्वार बंदरगाह इसे कहा जाता है, यह भी याद रखना, मुक्त व्यापार क्षेत्र है, यह है तेज है यहाँ पर निर्मित कांडला में, यह भी प्रश्न पूछता है। इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा कौन है? मुंबई है, तो आप लोग ये प्रश्न पूछ सकता है। नानवा सोवा कहाँ? महाराष्ट्र में कोंकण तट पर है स्थित है। मारमा गोवा, न्यू मंगलोर कंडन तट पर स्थित है। तो आप लोग ये प्रश्न, जो कोची है मालाबार तट पर, आप लोगों को नाम ले सकता है। एनोर चेन्नई तुतीकोरिन तमिलनाडु में 3 है, तो कोरोमंडल तट पर स्थित है। तो आप लोग ये सब प्रश्न पूछ सकता है। सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? तो विशाखापट्टनम। और सबसे बड़ा क्षेत्र भी जहाँ शिपयार्ड है वो विशाखापट्टनम केरल के कोची में, आप लोग को याद रखिएगा, केरल के कोची में।
ये सब आप लोग को ध्यान रखना। पारादीप और सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह क्या तो विशाखापट्टनम। उत्तरी सरकार तट जिसे उड़ीसा का जो तट को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, तो पारादीप उड़ीसा में है। और कोलकाता में आप लोग देखिए, यहाँ पर आप लोग को इस रूप से भी देखने को मिल सकता है, हुगली नदी के किनारे जो कोलकाता बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर आप लोग को यहाँ पर है, तो मध्य अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर है। तो 2-4 प्रश्न आप लोग को यहाँ से जरूर देखने को मिल सकता है, इन सब चीज़ों को छोड़ना नहीं है। क्या? जैसे सबसे बड़ा मुजवार बंदरगाह कौन सा है, मुक्त व्यापार क्षेत्र कौन सा है, सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है, तो ये सब आप लोगों को ये प्रश्न देख सकता है। कौन कौन तट पर कौन है, कन्नड़ तट पर कौन है, मालाबार तट पर कौन है, सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है, यह प्रश्न पूछ सकता है। उत्तरी सरकार पर कौन है, यह आप लोग को कोरोमंडल पर कौन है, यह सब सारे प्रश्न आपको इस रूप से देखने को मिलेगा। तो किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, कवर करते रहना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या है, 10वां नंबर प्रश्न है, वर्ष 2011 के जनगणना क्रम के अनुसार कौन सा जनगणना 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, यह प्रश्न 2011 के जनगणना के आधार पर है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, यह प्रश्न आप लोग को छूटना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत पुराना है, अभी तक तो याद हो जाना चाहिए सभी लोगों को। तो ये 15वीं जनगणना थी। तो इस रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है। 15वीं जनगणना पर आज़ादी के बाद कितनी थी, 7वीं थी, यह भी आप लोग को ध्यान रखना है, यह भी प्रश्न पूछ सकता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका की पॉइंट को क्या है। 15वीं पर स्वतंत्र भारत के बाद 7वीं जनगणना। 15वीं जनगणना की क्या थी नारा, हमारा जनगणना हमारा भविष्य। इस वर्ष होना था 2020 में, तो ये आप एक्चुअली कोविड के कारण इसे डिले कर दिया गया है और जल्द से जल्द इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए कब होता है। जनगणना 2021 महारजिस्टर्ड की कौन से सी चंद्रमौली थे, जबकि वर्तमान में महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन है, विवेक जोशी हैं। और महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त कार्यालय किसके अधीन कार्य करता है, गृह मंत्रालय। तो याद रखना होम मिनिस्ट्री के तहत कार्य करता है। तो यह भी आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है। भारत में जनसंख्या का दशकीय वृद्धि कितना है, कितना था 17.70%, जबकि वार्षिक वृद्धि दर कितना था 1.64%। तो ये सब प्रश्न आपको पूछ सकता है। भारत की जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक रेखा 1921 था, और अर्ध लघु विभाजक या अर्ध विभाजक भी जिसे बोला जाता है 1951 में था, क्योंकि 1947 के बाद विभाजन के बाद लोग इधर उधर गए थे, जिसके बाद जनसंख्या में लगातार कमी आई थी, तो इसलिए अर्ध विभाजक 1951 माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 11वें नंबर प्रश्न पर। जनगणना से 2-3 प्रश्न शामिल किया गया जो महत्वपूर्ण है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किस राज्य में, झारखंड, केरल, दिल्ली, बिहार। तो ये बिहार है सबसे ज़्यादा। तो ये प्रश्न आप लोगों को याद होगा। तो देखिए कुछ अपडेट यहाँ आप लोगों को ऐसे ही याद रखना है। जो प्रश्न आपको पूछ सकता है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला 5 राज्य का क्रम पूछ सकता है, न्यूनतम जनसंख्या वाला 5 क्रम आप लोग को याद रखना है। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जो है PWKQH। तो आप लोग इसे इस तरह भी आप लोग याद कर सकते हैं, BPKUH। BP हुआ, KUH हुआ, ये आप शॉर्ट फॉर्म याद बना लीजिएगा। आप लोग प्रश्न इसे भी पूछ सकता है। अरुणाचल प्रदेश 5 राज्य कौन है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर और नागालैंड। तो ये 5 राज्य है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जहाँ रहा है, तो कितना रहा ये भी आप लोग को प्रश्न में पूछ सकता है। जनसंख्या को आप लोग देकर इस सब चीज़ों को कवर कर लेना है। जैसे इरेज कर लूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। 1106 बिहार में, 1128 जनघनत्व केरल में, और वेस्ट बंगाल में, केरल में 860, उत्तर प्रदेश में 829 और हरियाणा में 573 जनघनत्व था। न्यूनतम सबसे न्यूनतम था आंध्र प्रदेश में, आपको अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में 57, सिक्किम में 86, मणिपुर में 115 और नागालैंड में 199। तो आप लोग इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिल सकता है। 12वां नंबर प्रश्न, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखने को मिल सकता है। 11 जनसंख्या के अनुसार किस प्रदेश में न्यूनतम दशकीय वृद्धि हुई है, तो मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो यह सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। नागालैंड में आपको सबसे न्यूनतम दशकीय वृद्धि हुआ है, जो -0.6 है। तो आप लोग इन सब चीज़ों को कवर कर लेना है, ये सब चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि 10 साल का आंकड़ा ये है। तो आप लोग को इस साल इसमें प्रश्न देखने को मिल सकता है। नागालैंड 0.6%, माइनस में यहाँ बात है, समझिएगा, -0. यानी अर्थात जो एक आंकड़ा होता है, 0 बेस होता है, उससे नीचे का यह है और उसके ऊपर का यहाँ पर, इस रूप से समझिएगा। अगर इधर हम लोग आंकड़ा ये बैठा ले, 0 है, ये 5 है, 10 है, स्केल पर 20 है, तो भारत का हुआ 17.6
दशकीय वृद्धि। और यहाँ पर देखिए दशकीय वृद्धि में माइनस पर जा रहा है, -1 इधर कर दीजिए, इधर 2 कर दीजिए। तो दशकीय वृद्धि जो है ये 10 कर दीजिए। इसी तरह नीचे अपना स्केल बनाकर 5, 10 जैसे भी बनाना हो। तो देखिए दशकीय वृद्धि इस प्रकार से केरल, नागालैंड में 0.6 था, उसके बाद केरल 4 आप लोगों को 9 था, गोवा 8.2, आंध्र प्रदेश -11, सिक्किम -12.9%। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला 5 राज्य कौन है? मेघालय 27, देखिए 27 ऊपर कर दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश 26, बिहार 25 तो ये तो याद रहना चाहिए क्योंकि बिहार से प्रश्न यूपीएससी में है। यूपी में आप लोग को याद कर लीजिएगा यूपी में कितना दशकीय वृद्धि है। जम्मू कश्मीर 23.6%, मिजोरम में 23.5%। ये सब चीज़ें आप लोग कवर करना है, ये सब प्रश्न आप लोग को देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 13वां नंबर प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे संबंधित कुछ डाटा आप लोग को देखने को मिलेगा। राणा प्रताप सागर परियोजना निम्नलिखित किस नदी पर बनाया गया? सतलज, चंबल, नर्मदा और झेलम। तो देखिए राणा सागर जो परियोजना है वो किसके तट पर दिया है? तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। 13 का क्या होगा? चंबल नदी पर बनाया गया है। तो इसे कहाँ है? यह एमपी और राजस्थान दोनों की संयुक्त परियोजना है। दोनों की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना चंबल नदी के जल संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग करना है और दोनों सीमा चिनाई बांध के निर्माण के साथ शुरू हुआ। तो ये आपको प्रश्न पूछ सकता है चिनाई बांध कहाँ है? तो ये आपको राणा प्रताप सागर बांध से है। इस परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश लगभग 5.515 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचाई की जाती है। ये महत्वपूर्ण है। देखिए महत्वपूर्ण आप लोगों को ये चीज़ें कवर कर दिया गया, इससे अतिरिक्त कुछ जानने की जरूरत नहीं है। कोई ना, देखिए आपको एक लाइन से प्रश्न आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है। तो तुलबुल परियोजना कहाँ है? जम्मू का किशनगंगा कहाँ है? उरी परियोजना किधर है? बलगिहार परियोजना कहाँ है? थान परियोजना किधर है? नथपा परियोजना किधर है? स्टेट है, देखिए स्टेट आप लोग देख लीजिएगा स्टेट कहाँ है और उसके अंदर का सारे कवर कर लेना है। या जम्मू कश्मीर और आपको अलग कर लेना है क्योंकि पुराना ये बना हुआ था मेरा, तो इसी को अपडेट कर दिया है। नाथुला झकारी परियोजना किधर है? तो सारे चीज़ों को कवर करना। दुलहती परियोजना, सलाल परियोजना, ये सब प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलता है। ब्यास परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, आपको ये सब देखने को मिलेगा। फिर गंडक परियोजना, कोशी परियोजना, फरक्का परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध। आप लोग किस किस राज्य में देखिए ये सब स्टेट बना हुआ, आप लोग तो स्टेट आप लोग को याद होगा तो इन सब चीज़ों को कवर कर लेना है। पोलारम परियोजना, श्री सेलम परियोजना, देखिए किस राज्य में? आंध्र प्रदेश, या आपको तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश है। नागार्जुन सागर परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, मेंटूर परियोजना कहाँ है? फिर पेरियार परियोजना, इडुक्की परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना, शरावती परियोजना, अल्मोड़ा परियोजना, कोयना परियोजना, आप लोग किन किन राज्यों में स्थित है आप लोग देख लीजिएगा। या नामकरण भी कर दिया गया, नदी संबंधित राज्य ट्रिकी वर्ड क्या है आप लोग को याद रखना है। जैसे हीराकुंड बांध महानदी पर है, उड़ीसा में है हीराकुंड बांध, हीरा महान हीरा इसे कहा जाता है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश कृष्ण चट्टे नगर पर है। फिर फरक्का बांध गंगा भागीरथी नदी पर है पश्चिम बंगाल में। फिर भागी गंगा, इस प्रकार से आप लोग ट्रिक याद रखना है। काकड़ापाड़ा परियोजना ताप्ती नदी गुजरात है। केकड़ का तापमान, देखिए की वर्ड रहता है उससे अच्छा है कि आप लोग इसे देख लीजिएगा। सरदार सरोवर नर्मदा, यहाँ पर जो सबसे बड़ा स्तूप बनाया, जो सबसे बड़ा मूर्ति बनाया गया विश्व का, वो सरदार परियोजना नर्मदा नदी पर ही बनाया गया। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान से जुड़ा हुआ। इस प्रकार सारे परियोजनाओं का नामकरण किया हुआ है, तो आप इसे कवर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा स्लाइड को आराम से रोक कर, ताकि चीज़ों को अच्छे से कवर कर लिया। मैं इरेज कर दूँ एक बार सारी चीज़ों को, तो आप लोग आराम से इसे स्लाइड को रोक कर देख सकते हैं। जिन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है 14वां नंबर प्रश्न, अब लास्ट हो गया, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैदराबाद निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बसा? गंगा, यमुना, मूसी या साबरमती। तो ये देखिए हैदराबाद से संबंधित है। हैदराबाद कहाँ है? सबसे पहले तो आप लोग को ये याद रखना चाहिए, उसी के आधार पर आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो यह मूसी नदी पर स्थित नगर है, महत्वपूर्ण नगर है, आईटी नगर है। तो ये आप लोग को याद रखना है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिए मूसी नगर कृष्णा नदी की प्रमुख उपनदी है। अब यह भी पूछ सकता है किस नदी, तो कृष्णा नदी भी अगर ऑप्शन में रहे तो वो भी सही होगा क्योंकि उसके पास में ही, बगल में ही है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, मूसी जो नदी है कृष्णा की उपनदी है, हैदराबाद नगर के किनारे बसा हुआ शहर है। तो यह बहुत, देखिए यहाँ पर लगभग 62 शहरों का नाम दिया हुआ है, किस राज्य में किस नदी के किनारे है। तो कुछ महत्वपूर्ण का आप लोग याद जरूर रखिएगा। हालांकि आप
अपलोड है सारा चीज़, आप लोग स्टे करके देख के लिख सकते हैं, जिसमें से मैं आप लोग को बता दूं, आगरा याद रखना है, अयोध्या याद रखना है, इलाहाबाद तो सभी लोग जानते हैं, कटक याद रखिएगा, फिर डिब्रूगढ़ याद रखिएगा, हरिद्वार याद रखिएगा गंगा किनारे, हैदराबाद मूसी नदी तेलंगाना, तेलंगाना में वो चला गया है, याद रखिएगा हैदराबाद की राजधानी तेलंगाना है, न तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, उल्टा में बोल दिया, कोई बात नहीं होता है। कोटा चंबल में है। फिर आपको सूरत याद रखना, तिरुचिपल्ला कावेरी में, कावेरी के है। फिर नेक्स्ट आप लोग को मथुरा याद रखना, मथुरा यमुना, औरैया यमुना में, इटावा नहीं है, ये सब आप लोग को याद रखना है। बंगलोर विश्व भावती नदी कर्नाटक में है। भद्रावती भद्रा नदी के किनारे। ग्वालियर याद रखिएगा चंबल नदी के किनारे ग्वालियर। गोरखपुर राप्ती नदी याद रखिएगा, ताप्ती नहीं राप्ती नदी। कानपुर छावनी नदी है, एक लोकल नदी है, गंगा यूपी में, अर्थात गंगा के किनारे बसा है। अगर उप नदी का नाम पूछ दे तो छावनी नदी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोग को राउरकेला जरूर याद रखिएगा, ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में है। मदुरै बेगई नदी नदी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट आप लोगों को इडोर याद रखना, कावेरी नदी। भरूच नर्मदा नदी और नांदेड़ गोदावरी नदी तट पर है। आप लोग ये सब चीज़ें याद रखनी है, ये सब प्रश्न आप लोग को देखने को मिल सकता है। अगर सभी याद हो जाएगा तो बहुत बेहतर है, नहीं तो कम से कम जिसे मैं नोटिफाई किया हूँ उसे तो कम से कम जरूर देख लीजिएगा। प्रश्न आपको पूछ सकता है। देखिए एक जौनपुर छूट गया, जौनपुर जरूर याद रखिएगा, पुराना शहर था, गोमती नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश में गोमती। आप लोग को इस प्रकार बिहार से रिलेटेड है तो बिहार के गंगा के किनारे बसे प्रमुख शहरों का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। पटना कहाँ है, बक्सर कहाँ है, फिर इसी प्रकार से कटिहार किधर है, कटिहार कहाँ है, भागलपुर कहाँ पर है, किस नदी के किनारे है, तो ये सब चीज़ें जब बिहार का सेशन चलेगा वहाँ मैं बताऊँगा। आज का लास्ट प्रश्न नोट लिस्ट प्रश्न, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्द मिलेंगे एक नए तरीके से। करंट वाले सीरीज जो चल रहा है ये 1 ईयर का। पश्चिम बंगाल राज्य कौन सा पर्वतीय नगर स्थित है? कलिम्पोंग, मिरिक, दार्जिलिंग, उपयुक्त सभी। तो देखिए पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में यह एक पर्वतीय नगर की बात बोल रहा है, तो कौन है? कलिम्पोंग या मिरिक या दार्जिलिंग या कोई, इसका ऑप्शन सही होगा, सभी सही है। सभी पर्वतीय क्षेत्र है और हिल स्टेशन भी है, ध्यान रखिएगा, और विवादित क्षेत्र भी है। अलग राज्य बनाने के लिए यहाँ पर बार बार विवाद देखने को मिलता है। इन सब चीज़ों को लेकर स्वायत्त क्षेत्र बनाने के लिए बात यहाँ भी चलती है, तो इन सब चीज़ों को लेकर चर्चा में हमेशा रहता है, तो ये सब प्रश्न आपको छूटना नहीं चाहिए। जैसे देखिए कितना मीटर ऊपर है ये सब क्षेत्र, देखिए 18 लगभग 12, कलिम्पोंग जो है 1250 मीटर ऊंचा, जबकि मिरिक 1800 मीटर ऊंचा है, और दार्जिलिंग की ऊंचाई 2134 है। हालांकि सबसे ऊंचा दार्जिलिंग है पर क्रम में अलग हो जाता है। तो आप लोगों को मैप में यहाँ मैं दिखा दूँ, वेस्ट बंगाल का यह मैप है, इसे बेहतर तरीके से देख लीजिएगा। दार्जिलिंग आपको इधर है, कालिम्पोंग यहाँ है, और जलपाईगुड़ी यहाँ पर। इसी प्रकार से आप लोग को प्रश्न देखने को मिल सकता है, कौन पहले है कौन बाद में। तो सबसे ऊपर आप लोग को दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग, उसके बाद कलम्पोई और उसके बाद जलपाईगुड़ी। प्रश्न आप लोग को देखने को मिल सकता है। और देखिए यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा, दार्जिलिंग किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साझा करता है? कालिम्पोंग किन राज्यों से, किन अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो ये सब प्रश्न आपको छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले भी मैंने इस पर चर्चा आप लोगों को विशेष किया था। इन सब चीज़ों को कवर कर लेना है, छूटना नहीं चाहिए। चलिए इसी के साथ आज का जो वीडियो है समाप्त होता है। तब तक के लिए मैं अमर अरविंद आप लोग से विदा लेता हूँ। उस लेने से पहले आप लोग चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और हमें विभिन्न स्तरों पर फॉर्मेट करिए आप लोग खुद, क्योंकि आप ही लोग हमारे एसेट है। क्योंकि आप लोग व्हाट्सएप, गूगल, आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, बहुत से प्लेटफॉर्म है जहां आप लोग शेयर कर सकते हैं। आपका ग्रुप होगा, अपने फ्रेंड को रेफ़र कर सकते हैं हमारे टेक्निक को अच्छे तरीके से समझने के लिए, ताकि हम लोग और बेहतर तरीके से काम कर सके। चलिए इसी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग, हमारे साथ बने रहने के लिए, अंत तक वीडियो देखने के लिए। हम एक जल्द नए एक वीडियो के साथ फिर आएंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात करेंगे, और आपको एग्ज़ाम में फ्री माइंडसेट से बैठने के लिए एक और वीडियो आप लोगों के लिए सहयोग बनेगा। उसी के साथ मैं अमर अरविंद आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।